प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा बताया है। यह वास्तविकता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कंपाउंडिंग सबसे ज्यादा काम करता है। जो आदमी कंपाउंडिंग को समझ गया वो अपने आप को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने में सक्षम हो जाता है। हमने फेक रिच और रियल रिच मानसिकता से पैसों का सदुपयोग तो समझा, लेकिन क्या पैसों के सदुपयोग से ही आप अमीर बन सकते हैं? इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। पैसों के सदुपयोग से आप एक अच्छी बचत कर सकते हैं, लेकिन अमीर बनने के लिए केवल इतना काफी नहीं है। रियल रिच बनने के लिए बचत किए हुए पैसों को सही निर्णय के साथ सही अवसर और सही जगह पर निवेश करना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही कंपाउंडिंग की असली पावर है और आपके लिए रियल रिच बनने के दरवाजे खोल देती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा जब आपको एक्टिव इनकम के अलावा निवेश किए गए पैसों पर भी फायदा मिलना चालू हो जाएगा। मैं आपको कंपाउंडिंग की पावर एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। यकीन मानिए कि इसे समझने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। अमित और राज एक अच्छे दोस्त हैं और दोनों ही एक ही सोसाइटी में रहते हैं। मैं एक दिन दोनों से मिला और मैंने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। मैंने पहला ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें आज 1 रुपए दूंगा और कल से हर रोज इसे दोगुना करके 30 दिनों तक देता रहूंगा। फिर मैंने दूसरा ऑप्शन दिया कि मैं तुम्हें 50 लाख रुपए आज ही दे देता हूँ, तो तुम दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनोगे? तो अपना उतावला अमित तुरंत बोला कि सागर भाई, मैं तो 50 लाख वाला ही चुनूंगा। राज बड़ा होशियार था, वो कंपाउंडिंग जानता था। वो थोड़ी देर सोचने के बाद बोला, मैं तो पहला ऑप्शन लूंगा। ये सुनकर अमित ने तुरंत राज की तरफ देखा और हंसने लगा। बोला, राज तू तो बेवकूफ निकला रे, ऐसा कोई करता है भला? कहाँ 1 रुपए रोज डबल करके और कहाँ 50 लाख, दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है। अब राज ने कहा, अमित भाई बात बिल्कुल सही है, दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। अब राज ने मुस्कुराते हुए अमित को एक पेपर पर लिखकर कंपाउंडिंग की ताकत बताई। तो राज ने अमित को बताया कि अब देख भाई, मैं तुझे समझाता हूँ। 1 रुपए को हर रोज डबल करने के ऑप्शन को जरा समझते हैं। आज 1 रुपए, कल डबल करके 2 रुपए, अगले दिन डबल करके 4, अगले दिन 8, अगले दिन 16, ऐसे करते करते सिर्फ 15वें दिन ये 16,384 रुपए बनता है। और अगर 20वें दिन की बात करें तो 20वें दिन बनेगा 5,24,288 रुपए। और 30वें दिन, ठीक उसके 10 दिन बाद, ये पैसा बन जाएगा 53,68,70,912 रुपए। अब तो आप भी कंपाउंडिंग की ताकत को समझ ही गए होंगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि पैसों को लेकर हमारी सोच हमें बर्बाद भी कर सकती है। इसके लिए एक बार फिर से मैं उसी अमित और राज का जरा भविष्य आपको दिखाता हूँ। तो आइए अब हम अमित और राज की इस कहानी से समझते हैं कि फेक रिच बर्बाद कैसे होते हैं। सबसे पहले अमित की कहानी बताता हूँ। अमित को अपनी पहली जॉब 20,000 रुपए की मिलती है। अब जॉब लगी है तो कुछ तो अच्छा किया जाए। अमित को एक अच्छी बाइक खरीदने की बहुत समय से इच्छा थी। अमित ने पापा से डाउन पेमेंट लेकर 5,000 रुपए हर महीने की किस्त पर लोन करवा ली और एक बाइक ले ली। ये किस्त अमित को 5 साल तक देनी थी। अब बचे हुए 15,000 में हर महीने वो पूरा का पूरा 15,000 खर्च कर रहा था, जिसमें उसके फ्लैट का किराया 10,000 रुपए और खुद के खाने पीने के 5,000 रुपए शामिल थे। अमित की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसके नए दोस्त बने। उनके साथ घूमना फिरना, मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखना और वीकली पार्टी करना। अब उसके लिए 20,000 की सैलरी में सब कुछ अच्छे से करना मुश्किल हो गया था। अब उसने सोचा कि इस कंपनी में ज्यादा सैलरी बढ़ेगी नहीं तो जॉब ही बदल डालता हूँ। आगे बढ़ने से पहले हम इस स्थिति में उसकी आय और खर्चे का जरा आकलन यानी कि एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से समझना। अमित की महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 रुपए। बाइक की EMI कितनी? 5,000 रुपए। घर का किराया कितना? 10,000 रुपए। बाकी के खर्चे 5,000। टोटल खर्चे हो गए 20,000 रुपए। यानी कि 20,000 उसकी कमाई और 20,000 खर्चे। तो बचा कितना? कुछ भी नहीं। इन्वेस्ट करने का कोई मौका बिल्कुल भी नहीं, और आपातकालीन स्थिति में कोई इमरजेंसी फंड बिल्कुल भी नहीं। इसके 2 साल बाद अब उसकी सैलरी 35,000 हो गई है। अब सब कुछ ठीक चल रहा है। अब इसके साथ गांव में रह रहे माँ बाप को अमित के बढ़ती उम्र और बढ़ती सैलरी के साथ साथ शादी की भी फिक्र होने लगी। अच्छी किस्मत के चलते उसी साल अमित की शादी भी हो जाती है। शादी होने से पहले अमित 10,000 के एक छोटे से फ्लैट में रहता था, लेकिन अब उसने 2 BHK फ्लैट रेंट पे ले लिया है, जिसका रेंट 20,000 है। 5,000 रुपए उसकी बाइक की EMI अभी भी जा रही है और बचे हुए 10,000 रुपए में से दोनों का किसी तरह सब कुछ हो जा रहा है। शादी के कुछ दिन बाद ही अमित दुखी रहने लगा, क्योंकि अब सैलरी बढ़ने के साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। तो इस सैलरी में अब जिंदगी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। इसके 1 साल बाद अमित को उसी कंपनी में इंक्रीमेंट मिलता है, जिसकी वजह से उसकी सैलरी अब 40,000 हो गई। उसी साल बेटा भी हुआ है और बेटे की डिलीवरी में काफी खर्चा भी हो गया। अब अमित की कोई सेविंग तो थी ही नहीं, तो ये सभी खर्च उसने क्रेडिट कार्ड से किए और वो क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में करवाकर 5,000 हर महीने अब भरने लगा। यानी कि जो सैलरी बढ़ी थी वो अब क्रेडिट कार्ड की EMI में जाने लगी। अब सारे खर्च काटने के बाद खाने पीने के लिए 10,000 रुपए ही बचे थे, लेकिन पहले 2 लोग थे और अब 3 लोग हो गए हैं। बेटे की खुशी में सारा परिवार झूम रहा है, लेकिन अमित दुखी है, क्योंकि उसे तो ये चिंता सता रही है अब घर कैसे चलेगा। कि शादी और बच्चे होने के बाद अब आगे बढ़ने से पहले
हम इस स्थिति में अमित की इनकम और खर्चे का एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। अब उसकी इनकम शादी और बच्चे होने के बाद 40,000 रुपए हर महीने, बाइक की ईएमआई अभी भी जा रही है 5,000 रुपए, अब क्रेडिट कार्ड की ईएमआई नई जाने लग गई है 5,000 रुपए, घर का किराया 20,000 रुपए, बाकी के खर्चे 5,000 रुपए और कुल खर्चा 40,000 रुपए। यानी कि अमित ने जितना कमाया वो सारा खर्चे में चला गया। कोई बचत बिल्कुल भी नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट वो भी नहीं, और कोई इमरजेंसी फंड बना क्या, वो भी नहीं बना। अब अमित ने जॉब बदली और अब सैलरी 50,000 रुपए हो गई है। इस बार अमित खुश था क्योंकि उसे लग रहा था अब कुछ पैसे बचेंगे। नई कंपनी में वापस नए दोस्त बने। उसके दोस्तों के पास अपनी कार थी और वो सब लोग कार से ही ऑफिस आते थे। अमित आज भी अपनी पुरानी बाइक चला रहा था। एक दिन शाम को अमित और उसके सारे दोस्त पार्किंग से कार निकालने जा रहे थे तो उसके दोस्त ने पूछ लिया, अमित तेरी कौन सी कार है? तो अमित ने बड़ी उदासी के साथ कहा, मेरे पास तो कार नहीं बाइक है। इतना सुनते ही दोस्तों ने अमित का मजाक उड़ा दिया और उसे कार लेने के लिए प्रेरित भी किया। अमित को तो अब कार लेना ही था। क्यों? क्योंकि इज्जत का सवाल है, चाहे कुछ भी हो। समस्या यह थी कि कार की ईएमआई तो वो सैलरी से दे देगा, मगर डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए कहां से लाए? तो अमित ने अपने ससुर जी से डाउन पेमेंट के लिए 3 लाख रुपए उधार ले लिए। अब अमित ने भी कार ले ली जिसकी ईएमआई 10,000 रुपए महीने की थी। यानी अब खाने रहने के लिए वापस 10,000 रुपए पर ही आ गए। अमित जब 20,000 कमाता था और आज जब 50,000 कमा रहा है, दोनों टाइम में उसकी कोई सेविंग नहीं है। तो जरा यहाँ समझने की कोशिश कीजिएगा, अमित जब 20,000 कमा रहा था उसकी तब भी कोई सेविंग नहीं थी और आज कमाई 50,000 हो चुकी है लेकिन फिर भी कोई सेविंग नहीं है। इसी तरीके से संघर्ष करते हुए अमित को जॉब में 20 साल हो गए। अमित की सैलरी अब 1.5 लाख रुपए महीने हो चुकी है लेकिन आज भी उसकी सेविंग जीरो है। अब अमित के पास पहले वाली छोटी कार नहीं है, अब वो बड़ी कार की बड़ी ईएमआई देता है। अब वो रेंट के फ्लैट में नहीं रहता, अब वो अपना खुद का फ्लैट ले चुका है जिसकी ईएमआई भी देता है। अब तो अमित का बेटा भी बड़ा हो चुका है तो उसका पढ़ाई का खर्चा भी अच्छा खासा जा रहा है, क्योंकि छोटे स्कूल में वो अपने बच्चे को डाल नहीं सकता, क्योंकि जिस सोसाइटी में अमित रहता है वहाँ के सारे बच्चे बड़े स्कूल में ही जाते हैं। तो अमित की बेइज्जती ना हो जाए इसलिए किसी तरह अमित ने भी अपने बच्चे का एडमिशन बड़ी स्कूल में ही करा रखा है जिसकी फीस भी बढ़ी जाती है। अब 20 साल बाद एक बार फिर से अमित की आर्थिक स्थिति का हम जरा आकलन यानी कि एनालिसिस करते हैं। अब अमित कमाता है 1.5 लाख रुपए हर महीने, फ्लैट की ईएमआई देता है 40,000 रुपए हर महीने, सोसाइटी का रख रखाव यानी कि मेंटेनेंस, बिजली बिल सब मिलाकर 15,000 रुपए हर महीने, कार की ईएमआई है 20,000 रुपए, पर्सनल लोन भी ले रखा है जिसके लिए 10,000 रुपए, स्कूल की फीस जाती है 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना इधर उधर का खर्चा सब मिलाकर लगभग 30,000 रुपए। अमित ने एक जीवन बीमा भी ले रखा है यानी कि लाइफ इंश्योरेंस, ये बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए वो 5,000 रुपए हर महीने प्रीमियम भर रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू टोटल 20 लाख रुपए ही है और कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंस को भी कैलकुलेट करें तो 20,000 रुपए वहां भी जा रहे हैं। तो अब टोटल खर्चे अगर अमित के देखे जाए तो 1.5 लाख रुपए निकल के आते हैं, यानी कि अमित की कमाई भी 1.5 लाख और खर्चे भी 1.5 लाख। अब उसके पास लिक्विड कैश की बात करें तो कोई लिक्विड कैश नहीं है, लेकिन जहां कर्जे की बात करें तो कर्जे में अभी भी अमित है, यानी कि हाई डेट में अभी भी है अमित। संपत्ति के नाम पे उसके पास एक फ्लैट जरूर है लेकिन बचत कोई भी नहीं, निवेश के नाम पे सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस। अमित की जिंदगी को देखकर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अमित एक सुनसान रास्ते पर रात को पूरे परिवार के साथ एक ऐसी कार में जा रहा है जिसमें स्टेपनी है ही नहीं, एक ऐसा सुनसान रास्ता जो खतरनाक है और एक भी टायर अगर पंचर हुआ तो अमित क्या करेगा? पूरे परिवार के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी जिंदगी उसकी कोई सेविंग नहीं है, कोई इमरजेंसी फंड नहीं बनाया उसने। कभी अगर पैसे की जरूरत पड़ गई तो वो कैसे पूरा करेगा? एक और लोन लेकर। शायद यही रास्ता आज के टाइम में लोगों के पास बचा है। आपको क्या लगता है जब अमित का बेटा बड़ा होकर हायर स्टडीज के लिए जाएगा तो उस समय अमित पैसे कहां से लाएगा? क्या अमित को मन की शांति होगी उस वक्त, या फिर हमेशा परेशान रहेगा? अमित का बेटा जब 20 साल का होगा, अपनी स्टडी खत्म के लिए हायर स्टडीज के लिए जाएगा, उस वक्त अमित की उम्र 60 साल हो चुकी होगी। रिटायरमेंट के समय वो पैसा कहां से लाएगा? अब बड़ा सवाल ये भी है कि अमित के बेटे की अगर जॉब नहीं लगी उस वक्त तो घर कैसे चलेगा और उसके बेटे से उसके रिश्ते कैसे होंगे? और अगर जॉब लग भी गई तो अमित का बेटा भी अमित की तरह उसी बोझ में दबता चला जाएगा। एक बात तो तय है, अमित का बुढ़ापा बहुत तकलीफ में गुजरने वाला है, चाहे उसके बेटे की जॉब लगे या ना लगे। उस बुढ़ापे में वो अपनी जवानी के समय हुई पैसों की बर्बादी के बारे में सोच सोच कर पछता रहा होगा कि काश उस वक्त पैसे बचा लिए होते। संभावना है कि अमित और उसकी पत्नी को बुढ़ापा किसी वृद्धाश्रम में काटना पड़े। दरअसल ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, बल्कि आज भारत के 100 में से 85 लोगों की यही स्थिति है। जब तक वो लोग पैसे के इस्तेमाल को समझ पाते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हो कि अमित ने ज्यादा फिजूल खर्च तो किया ही नहीं, वो हर रोज शराब में पैसे नहीं उड़ाता था, गैम्बलिंग में नहीं उड़ाता था, तो वो पैसे कितना भी बचा लेता, बुढ़ापे तक भी वो ज्यादा नहीं बचा पाता। मैं जानता हूँ आप कहानी में इतना खो गए हैं कि शायद कंपाउंडिंग की ताकत को भूल चुके होंगे,
कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं बल्कि आपकी सोच पर भी काम करता है। अब मैं आपको अमित की जगह राज की कहानी बताता हूँ। राज की भी इनकम उतने से ही शुरू होती है जितनी अमित से शुरू हुई थी, यानी कि 20,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज की सूझबूझ उसे कहाँ ले जाती है, जरा आगे समझो। राज अमित का दोस्त है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। राज को नौकरी मिलती है जिसकी सैलरी 20,000 रुपए है। वो हर महीने 5,000 रुपए देकर एक किराए के कमरे में रहता है। बचे 5,000 रुपए वो खाने पीने के लिए रखता है। 2,000 रुपए की राज ने आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट करवा रखी थी। बाकी 3,000 रुपए वो घर भी भेज देता है, जिसे उसके पापा हर महीने एक इंश्योरेंस में डाल देते हैं जो राज के नाम पर ही था। लेकिन बाकी के 5,000 वो हर महीने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में डालता है। अब जरा राज के फाइनेंशियल कंडीशन की एनालिसिस करते हैं। राज का किराया हर महीने का 5,000, महीने का खर्चा 5,000 रुपए, वो एक रिकरिंग डिपॉजिट कर रहा है 2,000 रुपए, इंश्योरेंस 1 से 3,000 रुपए के आसपास, म्यूचुअल फंड 2 से 5,000 रुपए वो कर रहा है। कुल बचत अगर देखा जाए तो 10,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। 2 साल बाद ठीक अमित की ही तरह उसने भी नौकरी बदली और उसकी भी सैलरी अब बढ़कर 35,000 रुपए हो चुकी है। उसकी शादी हो गई। शादी के बाद अब 10,000 रुपए किराए के एक छोटे से फ्लैट में वो रहने लगा। कुछ दिनों बाद उसने बाइक भी ले ली, लेकिन मजे की बात यह है कि उसे लोन नहीं लेना पड़ा, क्योंकि वो एक रिकरिंग डिपॉजिट तो पहले से कर रहा था। उसे तोड़कर ही उसने बाइक ले ली। उसने 10,000 रुपए में बाकी सारे खर्चे मैनेज कर लिए। अब उसने यूट्यूब और गूगल की मदद से कुछ स्टॉक इन्वेस्टिंग भी सीख ली। अब उसकी कुल बचत अगर देखें तो 15,000 रुपए हर महीने वो बचा ले रहा है। अब वो हर महीने 5,000 की एक और रिकरिंग डिपॉजिट करने लगा है। साथ ही राज ने पार्ट टाइम में कुछ ऑनलाइन फ्रीलांसिंग काम भी शुरू कर दिया है जो वो रात में करता है। उससे भी वो हर महीने 5,000 रुपए लगभग कमा ही लेता है। राज ने घर भी ऑफिस के पास ही लिया है, जिससे उसके आने जाने के लिए बाइक से बस 5 ही मिनट लगते हैं। इससे उसका समय और बाइक का पेट्रोल दोनों बच जाता है। अब शादी और बच्चे होने के बाद राज के फाइनेंशियल कंडीशन का जरा हम एनालिसिस कर लेते हैं। राज की सैलरी इस वक्त हो चुकी है 40,000 रुपए, क्योंकि उसी कंपनी में उसका काम अच्छा था। पार्ट टाइम में वो कमा लेता है 5,000 रुपए हर mहीने। क्रेडिट कार्ड की EMI कुछ भी नहीं है उसकी। घर का किराया 10,000 रुपए, बाकी इधर उधर के खर्चे उसके 10,000 रुपए। टोटल कमाई है उसकी इस वक्त 45,000 रुपए और खर्चा है सिर्फ 20,000 रुपए, यानी कि हर महीने वो 25,000 रुपए बचा ले रहा है। कुछ समय बाद राज ने भी नौकरी बदली और अब उसकी सैलरी हो चुकी है 50,000 रुपए हर महीने। लेकिन राज ने कोई कार नहीं ली अब तक। उसने लाइफस्टाइल में कोई बदलाव नहीं किया। 2 साल बाद राज अपने पार्ट टाइम के काम से इतना कमाने लगा कि उसको सैलरी को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ने लगी। अब इस तरह 20 साल बाद राज के पास सिर्फ म्यूचुअल फंड ही 50 लाख से ज्यादा का है। उसके पापा ने जो इंश्योरेंस कराया था उसके भी उसको 30 लाख मिले, जिसे उसने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया था। स्टॉक से अब वो 1 करोड़ से ज्यादा का एसेट बना चुका है और अब वो नौकरी छोड़ने की भी सोच रहा है, क्योंकि पैसिव इनकम के जरिए वो हर महीने 3 लाख रुपए कमा लेता है। साथ ही 5 करोड़ से ज्यादा तो एसेट बना चुका है वो, और अब जाकर उसने कार खरीदी है, लेकिन टोटल कैश। अब 20 साल बाद उसकी आर्थिक स्थिति का जरा आकलन करते हैं। नौकरी से वो कमा रहा है 1.5 लाख रुपए। इधर उधर के इनकम सोर्सेज से वो 50,000 रुपए हर महीने कमा रहा है। फ्लैट की EMI 0 है, क्योंकि फ्लैट खरीदा नहीं उसने अब तक। अभी भी वो किराए के फ्लैट में रह रहा है, लेकिन अब वो 40,000 रुपए रेंट देता है, क्योंकि थोड़े अच्छे फ्लैट में वो रह रहा है। कार की EMI 0 है, क्योंकि उसने कैश में लिया है। पर्सनल लोन की कोई EMI 0 है, क्योंकि कोई पर्सनल लोन उसने लिया ही नहीं। बच्चे की स्कूल की फीस 10,000 रुपए, हर महीने का खाना पीना का खर्चा 30,000 रुपए। और राज ने भी एक लाइफ इंश्योरेंस लिया है अमित की तरह, लेकिन राज ने लाइफ इंश्योरेंस लिया है टर्म इंश्योरेंस, जिसका उसका हर महीने का प्रीमियम कम जाता है। अमित 5,000 रुपए हर महीने देता था, राज सिर्फ 1,000 रुपए हर महीने देता है। अमित का कवर 20 लाख रुपए का था, लेकिन राज का कवर 1 करोड़ रुपए का है। राज ने हेल्थ इंश्योरेंस भी ले रखा है, जिसका हर महीने का प्रीमियम वो 4,000 रुपए भरता है। और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करें तो लगभग 15,000 रुपए। तो उसकी टोटल इनकम देखें तो 2 लाख रुपए उसकी टोटल इनकम है इस वक्त, और कुल खर्चा देखें तो 1 लाख रुपए कुल खर्चा कर रहा है। तो इसका मतलब 50% वो टोटल सेव कर ले रहा है, यानी कि 1 लाख रुपए की हर महीने की उसकी सेविंग है। अब साथ ही उसके एसेट के ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। उसने जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा था, अब वो 1 करोड़ का हो चुका है। शेयर बाजार में जो स्टॉक ले रखे थे, अब वो 10 लाख रुपए का हो चुका है। और जो उसने जमीन ली थी, उसकी कीमत भी अब 1 करोड़ हो चुकी है, जिस पर राज अब अपना घर बनाएगा, क्योंकि अब उसकी उम्र 40 की हो चुकी है, जिसके लिए उसे कोई लोन भी नहीं लेना होगा, क्योंकि उसने अपने किए हुए इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा बेचकर वो पैसा लाएगा और उससे वो घर बनाएगा, यानी कि लोन फ्री होम एट ओन लैंड। और उसका जो फिक्स डिपॉजिट था, अब वो 10 लाख का हो चुका है। उसने कुछ गोल्ड में इन्वेस्ट भी किया था, वो भी 10 लाख का हो चुका है। अब उसकी कुल संपत्ति अगर देखी जाए तो लगभग 2.3 करोड़ की हो चुकी है। अब मैं आप सभी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या राज और उसका परिवार पैसे को लेकर भविष्य के लिए चिंता करता रहेगा? क्या राज पैसों को लेकर परेशान रहेगा? राज के 60 साल होने के बाद भी राज के बेटे की अगर नौकरी नहीं लगी तो क्या राज को सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ेगा? और अगर नौकरी लग भी गई तो क्या राज के बेटे पर उसके माँ बाप बोझ बनेंगे?
क्या कभी राज और उसकी पत्नी को वृद्ध आश्रम में जाने की जरूरत पड़ेगी? अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के दुखी रहने का कारण पैसा ही है, जिसे राज ने अपनी समझदारी से खत्म कर दिया है। आज राज इस सिचुएशन में पहुंच चुका है कि अगर उसकी नौकरी छूट भी गई, फिर भी उसको अपने सर्वाइवल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने आने वाले कई सालों के लिए एसेट बनाकर खुद को सुरक्षित कर लिया है। उसके कुछ महीने का सर्वाइवल तो सिर्फ एफडी तोड़कर ही हो जाएगा, और उतने समय में तो राज जैसे समझदार और मेहनती इंसान के लिए कमाई के और दूसरे ऑप्शन ढूंढने बहुत आसान है। या वो कोई दूसरा बिजनेस भी शुरू कर सकता है, मतलब वो आर्थिक रूप से बिल्कुल सशक्त है। अब मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी खुद से पूछना चाहिए। आप अपने 40s की उम्र में अमित जैसा होना चाहेंगे या राज जैसा? अगर आपका जवाब राज है, तो आप अपने जीवन में रियल रिच बनने की सही राह पहचान चुके हैं। अमित और राज के एग्जाम्पल से क्या क्या चीजें हमें समझ आती है? अमित पैसों को जरूरत पूरी करने के लिए कमाता था, लेकिन राज पैसों को जीने के लिए कमाता था। अमित की जब जब सैलरी बढ़ी, उसने खर्चे बढ़ाए, लेकिन राज ने नहीं। अमित के पास जब पैसे नहीं थे, तब उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोन लिया, लेकिन राज ने अपनी इच्छाओं को तब पूरा किया जब उसने बचाकर और इन्वेस्ट कर उतने पैसे बना लिए। अमित ने कभी दूसरी आय की सोर्स को बनाने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन राज ने ऐसा किया। अमित ने कभी फाइनेंस मैनेजमेंट सीखने का सोचा तक नहीं, लेकिन राज ने अच्छे से सीखा। अमित की सोच ये थी कि जब पैसे बचेंगे तब बचत करेंगे, लेकिन राज पहले बचत करता था, उसके बाद जो बच जाए उसे खर्च करता था। अमित ने फ्यूचर को कभी प्लान नहीं किया, लेकिन राज ने पहले फ्यूचर प्लान किया फिर खर्च किया। अमित को इंश्योरेंस की भी समझ नहीं थी, तभी तो वो ज्यादा पैसे देकर कम लाइफ कवर ले रहा था, लेकिन राज ने कम पैसे देकर ज्यादा लाइफ कवर लिया था। अमित की जिंदगी भगवान भरोसे चल रही थी। एक हादसा उसे गरीबी रेखा के नीचे ले जाता, लेकिन राज ने पहले ही फ्यूचर को सुरक्षित कर लिया था। अमित ने पैसों को सिर्फ आज के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन राज ने पहले आने वाले कल के लिए बचाया फिर आज इस्तेमाल किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कहानी केवल अमित या राज की नहीं है, बल्कि पूरे देश में ऐसी कई मिडिल क्लास फैमिली की कहानी है जो अमित जैसी जिंदगी जी रहे हैं और फेक रिच मानसिकता से अपनी जिंदगी को धक्का मारकर चला रहे हैं। कुछ राज जैसे लोग भी हैं जो अब रियल रिच बन चुके हैं या रियल रिच बनने की राह में निकल चुके हैं। आपके कई ऐसे साथी होंगे जो रियल रिच होंगे, उनसे आपको सीखना चाहिए, मगर जो फेक रिच बन रहे हैं उनको इस किताब के माध्यम से आपको उनको समझाना चाहिए।